सर्वप्रथम मैं मंचासीन परम आदरणीय प्राचार्य महोदय का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आसीन वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर प्रीति तिवारी मैम, आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर जितेंद्र सर, डॉक्टर उत्तम कुमार सर, डॉक्टर सलोनी मसीन मैम, डॉक्टर ऋचा मैम, डॉक्टर सारिका मैम, डॉक्टर स्नेहा मैम, डॉक्टर स्वर्णिमा मैम, डॉक्टर प्रियंका मैम, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये आईआईसी की तरफ से है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नवाचार को और उद्यमिता को बढ़ावा देना। आज 9 नवंबर है और आज ही के दिन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को अधिसूचित किया गया था। इसलिए आज के इस दिन को राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कुछ बच्चे, क्योंकि प्रोग्राम 12 बजे से होना था और किसी कारणवश जल्दी ही शुरू किया जा रहा है, तो अभी कुछ लोगों ने अपने निबंध जमा नहीं किए हैं, तो उनका जो मूल्यांकन होगा, जो एवल्यूशन होगा, वो बाद में करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें सेकेंड सेमेस्टर में विद्या प्रजापति, पूर्णिमा वाजपेयी, मालविका चौधरी, थर्ड सेम की अंजलि, फिफ्थ सेम की कोमल तिवारी, दिव्या द्विवेदी, थर्ड सेम की तनु मौर्य और प्रीति मौर्य, इन छात्राओं ने प्रतिभाग किया था, जिसका विषय था भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिला उद्यमी की भूमिका। आप सब जानते होंगे शुरुआत से महिलाओं को एक पहले तो जैसे अभी आपने देखा एजुकेशन के बारे में कि उनका लिटरेसी रेट कम था, फिर शिक्षा के द्वारा जागरूकता आई और उन्होंने आगे बढ़ने की सोची, आगे कदम बढ़ाया और वो नौकरी के क्षेत्र में अग्रसर हुई। ये माना जाता था कि टीचिंग प्रोफेशन सबसे नोबल प्रोफेशन है लड़कियों के लिए और उसके लिए आसानी से परमिशन मिल जाती थी, एक समय था। फिर समय बदला और धीरे धीरे जागरूकता से महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर हुई। लेकिन अगर बात व्यवसाय के क्षेत्र की जाए तो अभी भी महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि शुरुआत से अभी भी आज भी हमारी जो एक सोच है, एक मानसिकता है, वो यही है कि हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे और फिर अच्छी नौकरी करेंगे। ठीक, जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं हो जाता कि हम नौकरी करेंगे से लेकर नौकरी देने वाले बनेंगे, तब तक नौकरी को ही बढ़ावा मिलेगा। और इसीलिए आईआईसी की तरफ से इतने कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले 1 दशक में इसमें इतना सुधार आया है कि जहां व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत 14% था, वो अब बढ़ के 22% हो गया है। और इसका पूरा श्रेय जाता है वो भारत सरकार की नीतियों को जाता है, बैंक्स को जाता है और उसके साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग को जाता है। क्योंकि आईआईसी के कार्यक्रम जैसे हम अब 6.0 फेज पे हैं, तो इसका मतलब हम पिछले 5 साल से इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें जहाँ सीमित संसाधन है वहाँ प्रोग्रेस रेट थोड़ा धीमी है। लेकिन बात अगर बड़े बड़े संस्थानों की जाए, आईआईटीज की जाए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जाए, एआईसीटी से जो गवर्न इंस्टीट्यूट है उनकी की जाए, तो उनके पास इंक्यूबेशन सेंटर है, उनके पास फंडिंग फैसिलिटी है। जैसा इससे पहले भी प्रोग्राम्स होते रहे, आपने पढ़ा था एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में, वर्कशॉप हुई थी वीसी फंडिंग के लिए। तो ये सुविधाएं जहाँ नहीं है वो लोग बहुत आगे बढ़कर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में मैंने आपको ये बताया था कि एक एग्जाम्पल कोट किया था, शायद बच्चे हर प्रोग्राम में वही चेहरे तो नहीं होते। एक महिला का, डॉली जैन जिनका नाम था, जिनके लिए मैंने बताया था कि ये सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए कि उस महिला को ये पता लगा शादी के बाद कि आपको साड़ी के सिवा कुछ नहीं पहनना है, यही आपकी ऑफिशियल ड्रेस है। तो उसने सोचा पूरी लाइफ साड़ी में ही गुजारनी है, कैसे? तो फिर धीरे धीरे करके उसने ये ध्यान दिया कि साड़ी बांधने में उसको समय बहुत कम लगता है। उसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने उसको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपनी वीडियो बना के भेजी कि 18.5 सेकेंड्स में वो साड़ी ड्रेप कर लेती है।
18.5 सेकेंड हुई, आधा मिनट भी नहीं लगा। तब उन्होंने उसकी वीडियो के बाद उससे कांटेक्ट किया और जब उसका रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ तो एक मोटिवेशन उसको मिला, थोड़ा और इंकरेजमेंट कि नहीं हम इसको अलग अलग तरह से पालेंगे, इसे अपना प्रोफेशन बनाएंगे। बहुत मजाक उड़ाया परिवार में उसका, दोस्तों ने, कि ये कौन सा तरीका, क्योंकि साड़ी है भारतीय परंपरा का एक सबसे कह लीजिए कि मेन परिधान है। उसको क्या बांधना, उसको क्या सिखाना किसी को, वो तो घर में ही नानी दादी मामी बुआ चाची सबको देख के आ जाता है। लेकिन 325 डे से वो एक साड़ी पहना सकती, 325 तरीकों से, और उनकी साड़ी पहनाने की फीस आज वो बहुत फेमस है। आप YouTube पे देखिए, किसी सोशल साइट पे देखिए, नेटवर्किंग साइट पे उनका आपको नाम मिल जाएगा, और उनकी फीस है 35,000 से 2 लाख साड़ी पहनाने की। आप सोच सकते हैं, क्या हम और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ भी भविष्य बनाया जा सकता है, यहाँ भी हम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। और क्योंकि अब उनका ये कहना है कि मैं सब जगह जाके सबको नहीं अटेंड कर सकती हूँ, उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी महिलाओं को, बैचेस बना करके, कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ और आप इसको आगे बढ़ाइए। देखिए, ये उद्यमशीलता है, आप सेल्फ डिपेंड हैं, आपने इतना नाम कमाया है। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि छोटी छोटी चीज़ें जिसे आप ध्यान नहीं देते, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ये जो IISc के प्रोग्राम होते हैं, जब आपको नवाचार के बारे में, आपको उद्यमशीलता के बारे में, आपको स्टार्टअप के बारे में बताया जा रहा है, दैट मीन्स आप में से आधे लोगों का दिमाग जरूर उधर जाएगा कि नहीं हमें कुछ करना है, और जिन्हें फैसिलिटी मिल गई, सपोर्ट मिल गया, वो निश्चय ही कुछ करेंगे। तो जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ, और उनका रिजल्ट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। और इसी क्रम में, उद्यमशीलता के क्रम में ही दूसरा जो कार्यक्रम है, उसका अगला फेज वो है एक वर्कशॉप, जिसका आप पैनल में देख रहे होंगे। वर्कशॉप क्या है? करियर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को कैसे करियर बनाया जाए, आप किस तरह से उसमें करियर बना सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इतना आपको बताया तो इसका ये मतलब थोड़ी उसमें समस्याएं भी थी, जैसे पिछले वर्कशॉप में, पिछले सेशन में डॉक्टर ऋचा मैम ने आपसे साझा की थी कि आइडिएशन का बताया था ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन प्रोसेस। तो मैडम ने आइडिएशन प्रोसेस और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको डिस्कस किया था आपसे, ठीक। तो उन्हीं समस्याओं का निराकरण करना और आप कैसे उद्यमिता को अपना करियर बना सकते हैं, इस विषय पर अपने विचारों को साझा करने के लिए मंच पर हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह सर। मैं बहुत ही आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ। समझाकर, तो आज की वर्कशॉप में आगे बढ़ने से पहले इस कार्यक्रम को अपनी आभा से सजाने वाले हमारे महाविद्यालय की श्री प्राचार्य महोदया, हमारी ज्येष्ठ वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर प्रीति तिवारी जी, IISc सेल प्रभारी श्रीमती कोसे नायक जी, हमारी भावी पीढ़ी के शिल्पी हमारे सभी साथी प्राध्यापकगण, हमारे देश एवं समाज का भावी भविष्य, हमारी सभी छात्राओं को, चूँकि आज 2 प्रोग्राम हैं, एक राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का और दूसरी एक कार्यशाला है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको उद्यमिता हिंदी में कहते हैं। तो आप सभी को मैं दोनों कार्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चूँकि मुझे उत्तरदायित्व दिया गया है वर्कशॉप के बारे में, तो वर्कशॉप हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ करके सीखते हैं, हम लोग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। तो मैं इस दौरान में चाहूँगा कि आप लोग भी, जो लड़कियाँ हमारी जो भी बीच में हैं, तो ये जो सेशन है वो इंटरेक्टिव सेशन रहे,
ऐसा ना हो कि लगातार जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी। हिंदी में इसकी बात करें कि कैरियर अवसर के रूप में उद्यमिता और नवाचार। देखने में बड़े टेक्निकल शब्द लगते हैं, लेकिन मैं बड़ी लेमैन की भाषा में आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। लेमैन लैंग्वेज मीन्स जैसे कि एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, आप सब ने देखी होगी। तो उसमें जो प्रोफेसर होता है वो अपनी लैब होती है, उसमें भाषण देता रहता है। तो उसमें जो अमीर खान है वो हंसता रहता है। वो कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? तो कहता सर मेरा बचपन से सपना था कि मैं इंजीनियर बनूँ, तो आज यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहता है ठीक है, मशीन की डेफिनेशन बताओ। मशीन, व्हाट इज मशीन? तो वो बताता है कि भाई जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करे, जो कोई भी काम आसान करे, दैट इज अ मशीन। तो उसी मशीन की भाषा में हम लोग बात करेंगे। तो इस दौरान मुख्य 3 बिंदु हमारे हैं इसके। एक है एंटरप्रेन्योरशिप जिसको उद्यमिता है, दूसरा है इनोवेशन, और तीसरा है कि आखिर इस चीज को कैरियर के रूप में किस प्रकार से लिया जाए। तो इस जो वर्तमान प्रासंगिक हो या जो वर्तमान की बात है, इसके हम जो बीज हैं, जो बातें वो खोजने का प्रयास करेंगे कि क्यों आखिर इस चीज की आवश्यकता पड़ी। अतीत के जरूरत से देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि भारत को पुराने समय में सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, हमको विश्व गुरु भी कहा जाता है। ये बात आप लोग अक्सर राजनीतिक रैलियों में सब चीजें सुनते होंगे। तो लगभग ये कमोबेश आगे पीछे हम इतिहास की उसमें लिए तो पहली से लेके 18वीं शताब्दी, यूँ कहें कि लास्ट मुगल काल तक कमोबेश हम लोग की जो स्थितियाँ हैं बड़ी इकोनॉमिक्स की दृष्टि से तो ठीक ठाक है। फिर उसके बाद अंग्रेज आए और बाद में उन लोगों ने यहाँ से लेके वो अपना ट्रांसफर की पॉलिसी वो अपना ली। लेकिन उस दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो इंडियन इकोनॉमी थी, उसका लगभग जो पूरे विश्व की जो सकल घरेलू जो उत्पाद था, जो उसकी जीडीपी थी, उसमें जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो लगभग 30% के आसपास था। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण कि 30% मीन्स जिसने भी हमारी जो भी लेन देन हो, जो भी व्यापारिक गतिविधियां हो, उसमें हमारे देश का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 30%। और साथ में जो मेडिसिन है उसका अनुमान था कि उस समय लगभग हमारे देश में 28.5% विश्व की जो जनसंख्या वो बसती थी। ये उस समय की जो एक डेमोग्राफिक एक कंडीशन थी। अभी उसकी बात करें लेटेस्ट की, अभी हाल ही में IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, वो हर बार हर कुछ ना कुछ आंकड़े जारी करता है। तो उसमें जो हमारे देश की जो जीडीपी के बारे में या इसके बारे में बताया कि जो पहले 30% था, आज वो घटकर लगभग 15% है। और जो हमारे यहाँ का जो 30% वो कहीं अमेरिका अपना कमोबेश वो आज बढ़ के 25.4 हो गए। आबादी में तो हम लोग नंबर 1 हो गए, लेकिन जहाँ पैसों का यहाँ जो आय व्यय या जो इसका खर्चा था उसमें हम लोग पिछड़ गए। और आज हम लोग लगभग ब्रिटेन को पीछे पछाड़ कर लगभग जो विश्व की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कहने को हम लोग विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे जो अधिकांश लोग देखेंगे वो ज्यादातर गरीब है। आज भी भारत के उसमें बड़ी इसमें एक बात याद आती है मनमोहन सिंह की, वो कहते हैं कि जो भारत वो बड़ा गजब का देश है। भारत कहने को एक अमीर देश है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अधिक मतलब गरीब है। ये बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये कैसे हो? फिर दूसरे हम लोगों को आज 21वीं शताब्दी में कहा जा रहा है कि हम लोग युवा शक्ति कि आखिर कैसे जो हमारे जो पुराने जो सोने की चिड़िया का जो सपना था, जो हमारी फिर से वो जो गौरव प्रदान कर हम लोग कैसे करें, क्योंकि आज हमारे पास सबसे ज्यादा मैन पावर है, सब चीजें कैसे हम लोग उसको आज जो उसी प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल करते हुए हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि सरकार के दृष्टिकोण से भी हम लोग बात करें तो सरकार हमारे सभी युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती।
सबको वो जोड़ नहीं दे सकती, चाहे भले कोई भी सरकार हो। आज हम माने बीजेपी सरकार, आज हम इसको बोल सकते हैं तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। कल को कांग्रेस का कोई भी एक्सपायर कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दे सकती सभी लोग जो भी हुआ। तो हमको अपने युवाओं को हमको फिर से कैसे होगा, तो सबसे पहली बात आती है कि तो मैं पहले को स्टूडेंट्स जानना चाहूँगा, ये जो शब्द है ये आप लोगों ने पहले सुना है या नहीं, कभी इसके आसपास से गुजरे हैं, ये क्या है आपके बताते चले पाइए, मैं तो मुझे पता नहीं। सिंपल भाषा में बात करें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो एंटरप्रेन्योरशिप में कि जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी आविष्कार हमेशा आवश्यकता के हिसाब से, कोई भी चीज क्या कि आवश्यकता किस चीज की, जरूरत किस चीज की है, ये हम लोग बात करने वाले बिजनेस के, बिजनेस उसके अगली स्टेप। लेकिन शुरुआत में जो इसके हमको बीज के जो सीड्स हैं, तो इसकी बात जो शुरू होती है वो शुरू होती है कि आखिर कैसे इसको शुरू किया जाए। तो ये कहाँ से होगी, ये शुरू होगी कि आखिर सबसे पहले हमारी आज के समय में हमारे समाज के सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपकी जरूरत, आप उसको देखेंगे हाँ यार, तो इसके बाद उस जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सोल्व करें, कैसे जो आप आइडिया लगाएं। आज आप अपने आसपास देख रहे होंगे जोमेटो, ओला, फेसबुक, अभी व्हाट्सएप, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टार्टअप्स जो हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। कहीं ना कहीं जो इनके क्रिएटर होंगे, क्रिएटर मीन्स इंटरप्रेन्योर, उसको सिंपल भाषा में क्रिएटिव है, जो इसके निर्माता होंगे उसके उससे विचार आया होगा या सोसाइटी उस चीज की जरूरत है। जैसे हम लोग बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपका एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे आपकी मुलाकात करवाता है, आप मैसेज वगैरह उसमें करते हैं। कभी कभी आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि आप उनको भूल चुके होते हैं, लेकिन आप बताते हैं हाँ ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, दीज आर, तो जिनसे वो छूट गए थे कम बेश नहीं अपना जीवन के इस दौर में, उनसे फिर से हम लोग जुड़ने का प्रयास करें, तो उसने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया। जैसे गुड एग्जाम्पल, फिर एक व्हाट्सएप आ गया, आगे सभी लोग हैं। आप ओला देखिए, ओला वाले को ही कि भाई कम से कम जो टैक्सी वाले वो अपने हिसाब से मन भाड़ा वसूल करते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम लाया जाए कि जिससे कुछ लोगों को पहले सोची गई प्रॉब्लम उसको फिर कैसे किया गया आइडिया, और यहीं से शुरुआत होती है आपकी कि कैसे हो गए। तो जब भी आप कोई भी उद्यम, कोई भी चीज सोचें, तो सबसे पहले भैया हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की, हमारे लोगों की क्या जरूरत है, क्योंकि बिना जरूरत के कोई भी काम नहीं होता। क्योंकि बिजनेस में होता ना कि दूसरे की जेब से पैसे हम लोग कैसे निकालें, कैसे हम वो करें, तो इसके लिए भाई दिमाग तो चाहिए। वो कब होगी, क्योंकि इंसान में हमेशा कहते हैं इंसान बड़ा स्वार्थी प्राणी है, बिना और किसी उसके काम ही नहीं करता। पहले आपको समझना है कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी क्या जरूरत है अभी, तो उसके बाद आप उसका समाधान निकालें और वहीं से आप ये स्टार्ट हो गए एंटरप्रेन्योरशिप के बाद। फिर इसमें एक अगला शब्द आया इनोवेशन। इस तरह इनोवेशन क्या है, एक लास्ट टाइम में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इनोवेशन को हम लोग कहते हैं नयापन या नवाचार, किसी भी चीज को पहले जो चीज है उससे और बेहतर ढंग से करना। इसमें शब्द आता है इन्वेंशन। कभी कभी आदमी हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये इन्वेंशन क्या है, इनोवेशन क्या है। तो इन्वेंशन मीन्स कोई भी चीज जो पहले कोई, जिसमें हम लोग कोई चीज खोजते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं। इनोवेशन में जो चीज खोजी गई है उसको और हम लोग स्मार्ट और बेटर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, शुरुआत में हम लोग देखेंगे स्कूटर वगैरह, स्कूटर होते थे, उससे पहले जाएंगे तो साइकिल थी, साइकिल के इजाद किया गया एज ए वन काइंड ऑफ इन्वेंशन के तो एक प्रकार की मशीन जिसमें कम एफर्ट करना पड़े। फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े स्कूटर आया, फिर स्कूटर से मोटरसाइकिल और भी एडवांस किया।
जो ये स्कूटर से मोटरसाइकिल का जो दौर है, दैट इज द इनोवेशन। कि जब भी आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी चीज़ करें तो उसमें आप हमेशा इनोवेशन कर लो कि कैसे होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, कि मैंने कहा पहले आप समाज की डिमांड समझें, फिर नई चीज़ें करें, फिर उसमें देखें उसका रिस्पॉन्स कैसा है, फिर उसको समय समय पे अपडेट भी करते हैं। इसके बाद ही आप इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि अभी स्किप कर देते हैं। कोरोना में देखते हैं, कोरोना में समस्या आई एक दूसरे से इंटरेक्शन करने जो चीजें हैं पहले, लेकिन उस समय कोरोना में ये आया लोग सीधा मिल नहीं सकते, तो उस समय चाहे पेमेंट सिस्टम के बारे में बात हुई, चाहे बात हमारी लोगों को मिली, तो जो वीडियो से संबंधित या जो मैं कहूँगा फेस टू फेस, जैसे हम लोग अपना जूम वगैरह पे या गूगल मीट पे मीटिंग करते हैं, एक नया ही इजाद हुआ। इससे पहले भी लोग करते, लेकिन लोग उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। लेकिन जब कोरोना समय आया तो तुरंत धीरे धीरे सब चीज़ें सीख गए, क्योंकि उस समय की वो डिमांड थी और चीज़ें बाद में ऐसी अपग्रेड होती गई। तो जब भी आप डियर स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ के बारे में सोचें, तो सबसे पहले है कि आप सोसाइटी की नीड को समझिए, आवश्यकता को समझिए, उसके बाद ही कोई स्टार्टअप या उसका प्रयास करें। तो एक दिन में आनी जरूर होना चाहिए, और मेरे 6 लाख से 60 लाख तक के सफर में दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल चौधरी है। मेरा प्लान जिले के एक बहुत ही छोटे से शहर आलोक से हूँ। मैं अभी 16 साल का हूँ, और अगर मैं आपसे बोलूँ तो क्या आप मानेंगे कि मैंने अपने 6 लाख के धंधे को 60 लाख तक पहुँचाया है, वो भी बस 15 महीने। जी अपनी जर्नी के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हो पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही छोटे से शहर से आता हूँ, तो वहाँ पर एक अच्छी प्लेस थी जहाँ पे लोग आके अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सके, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। तो मेरी शुरू से यही इच्छा थी कि क्यों ना एक ऐसी जगह खुली जाए जहाँ पर अच्छा खाना भी हो, एक वाइब भी आ रही, और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, पूरी फैमिली आ जाए। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया कि आपको स्टार्टिंग से मैं बताना चाहूँगा। मैं बिजनेस सर्विस बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर धंधा कर सकते हैं। एक दिन घर पे बैठे हुई पापा बोले क्या करना, मैंने पापा धंधा करना। बोले धंधे में क्या करना, मैंने पापा ये नहीं पता, बस धंधा करना। प्रीपेड मंगवा के और कस्टमर्स को सेल करता और उनको बोलता था कि 200 रुपये कमीशन है, और वो मैं रखता। ये काम करके मैंने उनकी 15 से 20 हज़ार रुपये कमाया सर। और उन्हीं पैसों से मैंने पापा के बर्थडे पे पापा को मोबाइल गिफ्ट किया था। तो फिर पापा ने पूछा कि मोबाइल लेके आया पैसे, मैंने कहा पापा ये करा था, तो मैं फिर से पहचान। तो पापा को समझ पड़ गई थी कि बहुत धंधे में दम है, धंधा कर सकता है। मैं क्लास 10 में था, जिस दिन हमारे कैफे का इनॉग्रेशन था, तो हमको 4 लोग बस खाली डील मैनेज करने के लिए रखना पड़े थे। सब कुछ सही चल रहा था, अपन भी ठीक थे, बहुत बढ़िया चल रहा है कैफे। और जैसा कि इंडियन नॉमिनी का रहता है ये सबका कि हमारा बेटा तो सरकारी नौकरी करे बस, तो मुझे भी भेज दिया गया ट्रेन की प्रिपरेशन करने इंदौर। और वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है जीवन में। जो पढ़ाते तो सब ऊपर से आता था। मैंने कहा बहुत से अपने रस की बात तो नहीं। मैंने दोस्त से बोला, मैंने कहा भाई अपना मन नहीं लग रहा है, क्या करें? तो वो बोले कि तू जा। तो मैंने उठाया बैग, बैठा ट्रेन में और मैं घर पहुँची। सब देख के हैरान हो गए थे कि अपना बच्चा तो पढ़ रहा था, ये आलोक में क्या कर रहा है, कैफे कोई टाइम देना। तो उसके बाद फिर हमने कैफे को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गया था थोड़ा, और कैसे हम लोग की और ज़्यादा हम लोग सेल बढ़ाएं, कैसे कस्टमर्स और आएँ। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास डाटा रहता था कस्टमर का, हम लोग उनको डेली मैसेजेस भेजते थे, आज की स्पेशल डिश है, आज की है। तो उससे एक छवि बनती थी आदमी के दिमाग में कि आज ये खाने चलना। तो एक वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जिससे कि आज ये 6 से 7 तक पहुँचूँ। और उसके बाद जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग मार्केटिंग के नाम पर हम लोग बनाते हैं कस्टमर से सीधे व्यवहार। अगर आपको व्यवहार अच्छा, कस्टमर आ रहा है, अगर आप उसके प्यारी स्माइल देते तो कस्टमर का दिल आप नहीं जीत लेते हो। और जुआ पे एक ही नाम आता है कि चलना है वो तो हम बस खाली जीते। हमने बिना किसी पैसों के और बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह किसी के बिना हमने आज इतनी मार्केटिंग करी कि अगर आप शहर में जाओगे, अगर आप आलोक में जाओगे और अगर किसी से भी पूछोगे कि भाई जीके कहाँ है, तो आपको छोड़ने लगा सके। और मेरे 6 लाख से 60 लाख तक के सफर में
दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जैसा कि लोग सोचते हैं कि एक बड़ी फंडिंग चाहिए स्टार्टअप करने के लिए और बहुत बड़ा 3-4 लोगों की टीम चाहिए और ये सब इतना ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। मेरा ये मानना है कि धंधा करने के लिए जेब में गांधी होना हो बाकी दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि मैं जो स्टॉक को देख के ही शुरू से बढ़ा हुआ हूँ, तो कभी सोचा नहीं था कि जो स्टॉक के स्टेज पे खड़ा होने का मौका मिलेगा। सिर्फ एक जुनून ही है जो मुझे वहाँ से जो स्टॉक के मंच पे लेके आया है, और अगर वो जुनून आप में नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत। यही थी मेरी पूरी कहानी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सुनी अथर्व चौधरी की कहानी कि कैसे वो आप ही तरह का अपना लड़का था, उसने अपना लोगों की समस्याओं को समझा। क्योंकि सारी बात उद्यमिता की, एंटरप्रेन्योरशिप की सारी बात है कि आप लोगों के जीवन को कैसे आसान बना सकते, आप उनकी समस्या को कितने इजी वे से आप सॉल्व कर सकते, दैट्स योर। उनकी जेब से कैसे आप अपना कोई भी पैसे बना सकते। चलिए एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। मैडम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें भी बहुत सारी बात छोटे बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के सेशन से एक बात समझ में आई, एक साथ थोड़ा सा कि नाम बनाना है तो काम करना पड़ेगा, और उद्यमिता के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपके पास एक अच्छा आइडिया, पैसे, धैर्य और जोखिम उठाने की क्षमता, तभी आप एक सफल उद्यमी बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अपनी प्राचार्य मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हम सभी को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। आज मैडम की अभी एक मीटिंग भी है, बहुत बिजी है मैडम, और फिर भी उन्होंने बहुत टाइम दिया हम लोगों को।
गढ़े का सर सैयद अहमद अब्दुल कलाम आज़ाद माननीय मुख्यमंत्री माननीय अब्दुल कलाम आज़ाद जी को उनकी पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम नमन कोटिशाह नमन। और दूसरा कार्यक्रम IRC सेल की तरफ से वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज कैरियर अपॉर्चुनिटीज। इन दोनों ही कार्यक्रम की आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब्दुल कलाम आज़ाद जी को शिक्षा के लिए क्या क्या उन्हें कुर्बानियाँ देनी पड़ी, उन कुर्बानियों से हमें सीख मिलती है कि कोई भी कार्य हो उसकी कुछ न कुछ कीमत तो हमें जरूर चुकानी पड़ती है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद जी की एक और विशेषता थी, जिन्होंने हमारे देश को एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान भी दिया था। उसके फाउंडर थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फाउंडर थी। प्यारे बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इतने महान विभूतियाँ हुई हैं कि यदि हम उन्हें जाने, उनके व्यक्तित्व को जाने, उनके व्यक्तित्व को जाने, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हमारे जीवन के आगे के तमाम मार्ग प्रशस्त होता है। और यही वो समय है वो पढ़ना चाहिए कि हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए। हम प्रेरणा लेनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में तमाम विद्यमान। दूसरा जो आपका कार्यक्रम था एंटरप्रेन्योरशिप और वर्कशॉप, पुष्पेंद्र जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र से संबंध न रखते हुए भी इतने सरल शब्दों में आपको बहुत कुछ बताया। प्रेरणावान रहा कैसे आप एक उद्योग के लिए सोच को, सपने को कैसे आगे साकार कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कदम रहा। आपने देखा अथर्व चौधरी का वीडियो, जिसमें छोटा सा बच्चा सोचता था कैसे टिफिन, अपने पापा को टिफिन रोज देखते देखते उसके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि इसी टिफिन से जो हमारा खाना है, उसी खाने से कैसे लोगों से एक एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता का विकास किया, कैसे इसे व्यवसाय के रूप में बनना। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हमारी सोच से हमारे सपने को साकार करता है। यदि हमारी सोच में, जुनून में, लगन में जोश होगा तो हम अपने विचारों को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। और उस विचार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, जब हमें उसे समाज में उन विचारों की सराहना मिलेगी। जब उन विचारों को हमारा सामाजिकरण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें और भी उस कार्य को करने में लगन होगी और हम उस कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और जब हमें उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो हमें और भी प्रेरणा मिलेगी, मोटिव मिलेगा और हमारे काम को और भी आगे हमें बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारा कहना है यदि हम कोई कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें पहले शुरुआत में ही उस कार्य में सफलता मिले, असफलता भी मिल सकती है। डर के आगे बड़ी तेजी से आप लोग बोले, डर के आगे जीत। तो ऐसा नहीं है असफलता से हमें डर जाना है। जब हम असफलताओं की, अपनी कमियों को ढूंढेंगे, हमारे कार्य कैसे असफल हुए उनको यदि हम विचार करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर हमने कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ की, उन बिंदुओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप और नवाचार के विषय में कैरियर अपॉर्चुनिटीज कैसे किन किन विषयों में हो सकती है, जैसे है आपका एक
छोटी सी चीज़ है, आप यही सोचे तो आप जब कभी फोटो कॉपी कराने जाते हैं कितना पैसा लगता है? 2 रुपए लेते हैं, 4 रुपए लेते हैं। यदि वही फोटो कॉपी मशीन आपके पास अपनी हो तो कितना लगेगा? मुश्किल से 50 पैसे का खर्च आएगा। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप आपके सामने जो देख रहे हैं, छोटी सी चीज। आप जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं, एडमिशन फॉर्म भरते हैं, तो तमाम सारी चीजें आपको लगती हैं जिसकी फोटोकॉपी कराने की जरूरत हो सकती है। सामने इन्होंने अपना खोल रखा है, ये भी इनका एक नया उद्यम या नव उद्यमिता कहा जा सकता है, जिससे इन्होंने अपने, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन हो गई है तो हर चीज आपकी डाटा, आपका पूरा डाटा जो है वो फीड होता है। उसी फील्ड से आप फोटोकॉपी कराएं या कुछ भी कराएं, इस डाटा के लिए भी आप इससे भी एक प्रेरणा ले सकते हैं कि इसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कम खर्च में आपको और लोगों को जोड़कर और आप इसमें सक्षम। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं। यदि आपके मन में कुछ करने के लिए सोच है, जुनून है, लगन है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें सक्सेस भी हो सकते हैं। आप लोग जो सोच रहे हैं चौधरी आपके जैसा ही एक सामान्य सा बच्चा था, लेकिन जब उसे सफलता मिली तो उसने क्या किया? उसको सामान्य से असामान्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। हम भी कभी आप लोगों जैसे ही थे ना। यहाँ पर आपके जो भी टीचर्स बैठे हुए हैं, ये सभी लोग आपके जैसे ही कहीं पर शिक्षार्थी, जिन्होंने एक सोचा और अपनी उस सोच को अपने धैर्य से, अपनी लगन से आगे बढ़ाया और आज कमीशन को क्वालिफाई करके आपके सामने एक आदर्श के रूप में आदर्श है। आपको हमेशा कोई ना कोई ज्ञान, हम तो देखिए जितने कार्यक्रम आपके महाविद्यालय में होते हैं, उन कार्यक्रमों को आप धैर्य से सुनते हैं। जरूर आज नहीं सोचेंगे आप, लेकिन कभी ना कभी आपको इससे कोई ना कोई प्रेरणा। अभी भी हम लोगों के दिमाग में तमाम सारे ऐसी स्मृतियां बसी हुई हैं जब हम लोग आपकी तरह के कार्यक्रम देखते थे और आगे इनसे आगे प्रेरणा लेते थे। तो आप भी इन्हीं कार्यक्रमों से कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर लीजिए और कुछ ना कुछ सीखने की जरूर हिम्मत करिए। जब आप सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो बात शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे वो बात एंटरप्रेन्योरशिप की हो, या चाहे आपको समाज के क्षेत्र में हो, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए और विचारशील होना चाहिए। यदि आपको उन विचारों से कुछ भी मिलता है तो आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए और उसे आपको अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच, अपने सखियों के बीच उसे आपस में आगे जरूर बांटकर, और जब आप डिस्कशन करेंगे किसी चीज को तो आपको और भी तमाम सारी चीजें इससे सीखने को मिलेंगी। बच्चों, आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के बच्चों के लिए। सबके भी कहा गया है कि कार्य को करने के लिए जोश और जुनून जरूरी है। और अपने धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर ज्योति तिवारी आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत धन्यवाद गौतम मैम। बहुत कम शब्दों में 3 धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। सर्वप्रथम मैं मंच पर अपनी प्राचार्य मैम की गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित ज्येष्ठ वरिष्ठ प्राध्यापकगण एवं बच्चों को भी मैं यथायोग्य अभिवादन करती हूँ। आभार ज्ञापन से पहले मैं 3 बातें कहती हूँ। मंच पर आसीन हमारी प्राचार्य मैडम महिला सशक्तिकरण का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। ये पहली विशेषता है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि वो उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपने तरह की पहली और आखिरी पीढ़ी। ये खास बात क्या है बच्चों कि वो ये वाली वो पीढ़ी थी जो मैडम ने भी अभी बताया कि हम लोग भी इसी तरह सीखते थे कि परंपरा से आधुनिकता की ओर। जो लकड़ी का चूल्हा होता था उसके अनुभव के साथ माइक्रोवेव का आप लोग नहीं जाओगे। आप लोग ने माइक्रोवेव में तो गए हो,
लेकिन वो लकड़ी का चूल्हा, वो परंपरा, वो सारी परंपराएं आपने नहीं देखी हैं। तो एक ऐसी पीढ़ी का एक प्रतिनिधित्व करती हैं जो परंपरा से आधुनिकता की ओर, फोन, तकनीकी, अभी देखिए अभी ऑनलाइन मीटिंग है, तमाम प्रकार के कार्यों का संपादन। जब लोग हमारे बीच में होते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, उनकी विशेषताओं को जान नहीं पाते हैं, लेकिन हमको इन सारी चीजों के बारे में, लोगों की विशेषताओं के बारे में, अपने साथ जिन लोगों के संग हम काम करते हैं उनके विषय में हमको जानना चाहिए। तो मैम, आपकी अभी जस्ट मीटिंग है, आपने इतना अमूल्य समय हमको दिया और आपने कितने धैर्य से, सहज भाव से सभी बातों को सुना और लाइव चले जाने पर आपने प्रतीक्षा भी की। इन सभी बातों के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से अपने समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। इसके बाद हम अपने कार्यक्रम के जो दोनों प्रभारी हैं, डॉक्टर श्रीमती गौसिया नायार और श्रीमती प्रियंका, जिन कार्यक्रम की संयोजिका, मुख्य वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, मंच पर आसीन डॉक्टर उत्तम शुक्ला सर, यहाँ पर ज्येष्ठ वरिष्ठ प्राध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी का आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया। समय से कीमती कुछ नहीं है, एक बार चला गया तो चला गया। तो अगर कोई हमें अपना समय देता है तो वो बहुत ही साधुवाद का पात्र है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बच्चों, उम्मीद है कि आपने सीखा होगा। 2 शब्द कहते हैं, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, उन्होंने पुत्र शब्द का प्रयोग किया था, मैं संतान शब्द का प्रयोग करती हूँ। संवार दोगे तुम यदि धरा का एक भी कोना, संवार दोगे तुम यदि धरा का एक भी कोना, तब साकार होगा मेरा माँ और तुम्हारा संतान होना। मेरा माँ और तुम्हारा संतान होना। जय भारत। मैम की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की औपचारिक